हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग को लेकर। इसका जो बुक का पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर अभी तक कर लिए हैं, चैप्टर 13 एंड 14, और 15 को भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जो कि हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बात करता है। इसमें हमने देखा कि ये हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है ना, मैप में भी इसको हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसे है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कितनी होती है, और वेजिटेशन यहाँ की कैसी है। ये चीज़ें जो है हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में कुछ और रिमेनिंग पोर्शंस हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर 15 द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसको पार्ट 2 के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बात करेंगे द लाइफ एंड डेवलपमेंट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में लाइफ कैसी है, यानी कि जीवन कैसा है, वहां पर डेवलपमेंट कैसे है। द इक्वेटोरियल रीजन्स आर जनरली स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। इन द फॉरेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव पीपल लिव एज हंटर्स एंड कलेक्टर्स, या फिर आप कह सकते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स के फॉर्म में जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। एंड द मोर एडवांस्ड वंस प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और जो सबसे ज़्यादा अगर एडवांस लोग हैं भी तो वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि एक ज़मीन के टुकड़े को क्या करा जाता है, साफ़ किया जाता है, क्लियर किया जाता है, वहाँ पर कुछ समय तक कल्टीवेशन, क्रॉप वगैरह उगाते हैं। फिर जब उस जगह के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं या फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर उस जगह को छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, फिर किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहना इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फूड इज सो अबंडेंट इन सच अ हैबिटेट दैट मैनी पीपल वरी वेरी लिटिल अबाउट द लाइफ ऑफ द नेक्स्ट डे, यानी कि यहाँ पर फूड इतना ज़्यादा अवेलेबल है, खाना यहाँ पर इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि लोगों को अगले दिन की या आने वाले समय की कोई भी चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, फल वगैरह होते रहते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत है नहीं, और साथ ही साथ पॉपुलेशन भी कम है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इस वजह से लोगों की चिंता यहाँ पर नहीं है। देयर आर न्यूमरस एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दैट कैन बी हंटेड टू सर्व द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जानवर आपको मिल जाएंगे, पक्षी मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल जाएंगे, रेप्टाइल्स मिल जाएंगे, तो जिनको मारा जा सकता है, मतलब जिनकी हंटिंग की जा सकती है, ताकि वो कम्युनिटी के लोगों की नीड्स को पूरा कर सके। उसके लिए हम एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का भी यूज करते हैं। जो एवर फ्लोइंग रिवर्स और स्ट्रीम्स हैं, दे प्रोवाइड एन इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ फिश दैट द पीपल स्पीयर और ट्रैप, है ना। इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ फिश, यानी कि नदियां वगैरह इतनी सारी हैं यहाँ पर, स्ट्रीम्स वगैरह इतनी सारी हैं कि वहाँ पर आपको हमेशा फिश मिल जाएगी। इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगी, बहुत सारी फिश मिल जाएंगी, जिसको लोग जो है स्पीयर मतलब या तो उसमें बेसिकली वो कांटा डाल के उसको पकड़ते हैं, या फिर ट्रैप, जाल वगैरह बिछा के भी मछली वो पकड़ लेते हैं। फॉरेस्ट से वो लोग लीव्स गैदर कर सकते हैं, फ्रूट्स, नट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें वो फॉरेस्ट से गैदर कर सकते हैं। जंगल में उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अमेजन बेसिन में जो इंडियन ट्राइब्स हैं वो वाइल्ड रबर कलेक्ट करती हैं। कॉन्गो बेसिन में जो पिग्मीज हैं वो गैदर करते हैं नट्स, और मलेशिया के जंगलों में जो ओरांग असली है, दे मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ केन प्रोडक्ट्स एंड सेल देम टू पीपल इन विलेजेस एंड टाउन्स। तो ये बेसिकली आपको वहाँ की एक तरीके से एक्टिविटीज़ क्या क्या करते हैं उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। अब जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए क्लियरिंग की जाती है, वहाँ पर मेनियोक, टेपियोका जैसी क्रॉप्स को उगाया जाता है। येम्स है, मेज, बनाना, ग्राउंडनट, इस तरह की चीज़ें जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये लोग उगाते हैं। जब उसकी फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है तो क्लियरिंग इज अबंडेंट, यानी कि उस जगह को छोड़ देते हैं और दे मूव ऑन टू अ न्यू प्लॉट, और वो नई जगह चले जाते हैं। तो सच फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर वाइड स्प्रेड इवन अमंग द बैकवर्ड ट्राइब्स। और अभी धीमे धीमे क्या हो रहा है, जो बैकवर्ड ट्राइब्स हैं
वो भी इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे हैं। अब विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस के आने के साथ साथ क्या होता है, मैनी लार्ज प्लांटेशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन जो है वो भी अब एस्टेब्लिश हो गए हैं। स्पेशली कहाँ पर, जावा सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के जो आइलैंड है वहाँ पर, मलेशिया में भी, वेस्ट अफ्रीका में, सेंट्रल अमेरिका में ये चीज़ें डेवलपमेंट देखने को मिला है। Climate has proved to be very favorable for the cultivation of certain crops that are highly valued in the industrial west, यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ऐसी क्रॉप्स के लिए जो है फेवरेबल है, मतलब जिसमें वो क्रॉप्स उग सकती हैं जिनकी बेसिकली इंडस्ट्रियल रीजन में, यानी कि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनका जो इंडस्ट्रियल रीजन है या जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर उस तरीके के क्रॉप्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग उसमें से क्या है, दैट इज़ नेचुरल रबर, जिसको हीविया ब्रेसिलियंसिस बोला जाता है। हालांकि इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इट्स वाइल्ड स्टेट एज पैरा रबर इन द अमेजन बेसिन, इट हैज सिंस बीन ट्रांसप्लांटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द इक्वेटोरियल लैंड एंड इज ग्रोन वेरी प्रॉफिटेबली ऑन लार्ज एस्टेट्स। यानी कि पहले ही अमेजन बेसिन में पाया जाता था वाइल्ड रबर के फॉर्म में, पैरा रबर के फॉर्म में, लेकिन अब इसको और जगह भी ट्रांसप्लांट किया गया है और अब ये बहुत सारे स्टेट्स में, स्टेट्स मतलब होते हैं जो बड़े बड़े आपके कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो क्रॉपिंग की जाती है, दे आर नोन एज एस्टेट्स, है ना। तो वहाँ पर बेसिकली ये चीज़ें जो है अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबली उगाई जा रही हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, ईच अकाउंटिंग फॉर मोर देन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, यानी कि विश्व का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका लगभग 1/3 प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है, मलेशिया से और इंडोनेशिया से। जो होम कंट्री है ब्राज़ील, दैट एक्सपोर्ट्स प्रैक्टिकली नो नेचुरल रबर, यानी कि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एज सच नहीं है, तो वहाँ पर वो रबर को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। द प्रॉब्लम ऑफ ट्री डिजीजेज एंड द लैक ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियंस इन द अमेजन लोलैंड्स हैव ब्रॉट अबाउट दिस अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट ऑफ रबर कल्टीवेशन, यानी कि ट्री में डिजीजेज हो रही हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वहाँ की इंडियन ट्राइब्स वगैरह हैं उनका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लैक है, उसमें कमी है, तो उसकी वजह से ये अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट जो है रबर कल्टीवेशन का हो रहा है। तो मतलब वहाँ पर अब चीज़ें कम उग रही हैं और अलग जगह पे जैसे हम देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये अमेजन बेसिन से निकला था पैरा रबर के फॉर्म में, लेकिन आज वहाँ पर नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप बात समझिए कि कोई भी चीज़ अगर किसी जगह पर सबसे पहली बार पाई गई है तो वहाँ पर तो अगर धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है तो वो जगह आज की डेट में उसकी सबसे बड़ी, आप एक तरीके से कह सकते हैं, प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अमेजन बेसिन जो बेसिकली आपका साउथ अमेरिका के ब्राज़ील वाले रीजन में है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनिशियली तो ये वहीं पर पाया गया था, मतलब वहीं पर ये पाया गया था, इन्वेंट हुआ था, लेकिन आज की डेट में ब्राज़ील उसका एक्सपोर्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो पेड़ों में क्या हो रहा है, डिजीजेज लग रही हैं, मतलब कुछ बीमारी हो रही है, साथ ही साथ वहाँ पर जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की जो इंडियन ट्राइब्स हैं उनका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और उसके कंपैरिजन में जो हमारा ये वाला एरिया है आपका ईस्ट इंडीज़ वाला, जावा सुमात्रा मलेशिया वाला, इंडोनेशिया का, यहाँ पर बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है और वर्ल्ड प्रोडक्शन का लगभग 1/3 जो प्रोडक्शन है वो यहीं से हो रहा है। इसके बाद अनदर ट्रॉपिकल क्रॉप दैट हैज अचीव्ड एन अमेजिंग सक्सेस इज कोकोआ। कोकोआ बेसिकली जो कोकोआ बीन्स जिसकी कॉफ़ी वगैरह बनती है वो है ये भी एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन वेस्ट अफ्रीका बॉर्डरिंग द गल्फ ऑफ गिनी। ये वेस्ट अफ्रीका में गल्फ ऑफ गिनी के आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके दो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं, वो हैं घाना और नाइजीरिया, बोथ आर द अफ्रीकन कंट्रीज। देयर इज अ कीन डिमांड फॉर द क्रॉप एंड एक्रिएज आर रैपिडली इन द इंक्रीज। इस क्रॉप की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसीलिए जो एक्रिएजेस हैं वो रैपिडली बढ़ रहे हैं। एक्रिएजेस मतलब एरिया अंडर दिस क्रॉप, है ना, यानी कि पहले ये थोड़ा कम जगह में उगाई जाती होगी, अब डिमांड बढ़ रही है तो इसलिए ज़्यादा क्रॉप उगाना है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो ज़्यादा बड़े एरिया में उसको उगाया जाएगा, दैट इज नोन एज एक्रिएज, यानी कि एरिया अंडर द क्रॉप जो है वो बढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप लीव्स वेस्ट अफ्रीका फॉर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, यानी कि यहां से जो है ये कहाँ जाती है, या तो यूरोप चली जाती है ना, क्योंकि वेस्ट अफ्रीका में हो रही है, वहां से या तो यूरोप चली जाती है या फिर नॉर्थ अमेरिका चली जाती है। और वहाँ की जो कोकोआ इंडस्ट्री या चॉकलेट इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर द सेम एरिया अनदर क्रॉप, एक और क्रॉप भी है, दैट इज ऑयल पाम, हैज़ बीन इक्वली वेल एंड मैनी कंट्रीज आउटसाइड अफ्रीका हैव नाउ टेकन टू इट्स कल्टिवेशन। यानी कि पहले अफ्रीका में होती थी, अब अफ्रीका के बाहर के देश भी जो है ये ऑयल पाम वगैरह को अब कल्टिवेट करने लगे हैं। कुछ और क्रॉप्स भी हैं जो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के लिए सूटेबल पाई गई हैं और जो एक्सटेंसिवली कल्टिवेट की जाती हैं, दे आर कोकोनट्स,
शुगर, कॉफी, टी, टबैको, स्पाइसेस, सिनकोना। सिनकोना बेसिकली क्या है, जो एक मेडिसिनल प्लांट होता है, ये वो है। बनानास, है ना, पाइनएप्पल, सागो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अब यहाँ पर और भी ज़्यादा उगाई जाती हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की क्रॉप्स कौन कौन सी है, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। एक तो रबर है, दूसरा कोको है, और बाकी ये सारे के सारे भी जो है आप बता सकते हैं, कोकोनट, शुगर, कॉफी, टी, टोबैको, स्पाइसेस, सिनकोना, बनानास, पाइनएप्पल्स एंड सागो, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक और है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्वेटोरियल रीजन के डेवलपमेंट यानी कि विकास को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हेल्थ। अंडर द कंडीशंस ऑफ एक्सेसिव हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी मैन इज सब्जेक्ट टू सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हैंडीकैप्स। ये हमने पिछले लेक्चर में ही बात करी थी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, और साल भर एक साल टेम्परेचर बना हुआ है, साथ ही साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आदमी को फिजिकल और मेंटल हैंडीकैप, यानी कि फिजिकल भी वो मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह रहा है, मेंटल भी उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ही परस्पायर्स प्रोफ्यूसली एंड लूजेस विगर एंड एनर्जी इन सच एन एनर्वेटिंग एनवायरनमेंट। यानी कि वो थोड़ा देर काम करता है तो उसकी फिर एनर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा लूज कर देता है ना। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं है। He exposes himself to such dangers as sunstrokes and to such diseases as malaria and yellow fever। तो उसको सनस्ट्रोक की बीमारी भी हो रही है, मतलब उससे भी खतरा है, या फिर मलेरिया, येलो फीवर जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। तो कंसिक्वेंटली जो उसकी कैपेसिटी है फॉर एक्टिव वर्क इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड हिज रेसिस्टेंस टू डिजीजेज इज मच वीकेंड। यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो एक्टिव वर्क करने की कैपेसिटी है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है, और साथ ही साथ उसकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो भी अब कमज़ोर होती जा रही है। अनलेस देयर इज एडिक्वेट प्रोविजन फॉर सेटिस्फैक्ट्री सैनिटेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर बाउंड टू बी अफेक्टेड, है ना। यानी कि जब तक सैनिटेशन की कोई प्रॉपर यहाँ पर प्रोविजन ना हो, कोई प्रावधान ना हो साफ सफाई वगैरह के, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है यहाँ पर प्रभावित होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऐसा ही है, इसी तरीके का है। नाउअडेज मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम्स जो है वो प्रोग्रेस में है कुछ ट्रॉपिकल एरियाज में, और वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो भी डेवलप की जा रही है टू काउंटरएक्ट दीज डिजीजेस। यानी कि इन डिजीजेस से लड़ने के लिए टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो भी चल रहा है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर बैक्टीरिया और इंसेक्ट पेस्ट भी पाए जाते हैं। हॉट वेट क्लाइमेट में जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज है, स्टिमुलेट द रैपिड प्लांट ग्रोथ, ऑल्सो एनकरेजेस द स्प्रेड ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। वहाँ पर इंसेक्ट और पेस्ट जो है वो भी तेजी से फैल रहे हैं। एज जर्म्स एंड बैक्टीरिया आर मोर इजीली ट्रांसमिटेड थ्रू मॉइस्ट एयर, इक्वेटोरियल रीजन्स आर आइडियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स। ये आपको अगर याद हो, हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट चैप्टर में बात करी थी कि जो मॉइस्ट एरियाज में रहने वाले लोग हैं या जो ह्यूमिड एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू द डेजर्ट एरियाज। क्यों? क्योंकि ये जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये मॉइस्ट कंडीशंस में या मॉइस्ट एयर में या आप कहेंगे कि ह्यूमिड कंडीशंस में ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम भी इन लोगों के लिए आ रही है। अब ये इंसेक्ट और पेस्ट जो है ये सिर्फ बीमारियां ही नहीं फैला रहे, बल्कि ये क्रॉप्स के लिए भी हानिकारक है। ये एनिमल्स और मेंस को भी क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और इनको भी बीमार कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो जंगल है, दे हिंडर्स द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। द जंगल इज सो लग्जूरियंट दैट इट इज क्वाइट अ प्रॉब्लम टू क्लियर अ स्मॉल पैच ऑफ इट एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। यानी कि यहाँ पर मैंने बताया कि जंगल बहुत ज़्यादा लग्जूरियंट है। लग्जूरियंट मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर जंगल बिल्कुल भरे हुए हैं, हरे भरे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर हम छोटा सा एक पैच को क्लियर करना भी चाहें तो एक तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर क्लियर कर भी लिया तो उसको हम क्लियर मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर फिर से क्या होगा, वापस से कोई और जो है पेड़ पौधा उग जाएगा और फिर वो जो हमने क्लियर करा है वो खत्म हो जाएगा। ललांग जो एक टॉल ग्रास है एंड थिक अंडरग्रोथ spring up as soon as the shade trees are cut and unless they are weeded at regular intervals they may choke crops and overwhelm states। वही बात है कि जैसे ही हमने उस जगह को काटा, साफ करा, है ना, और अगर हम वहां पर रेगुलर इंटरवल्स में ये इस तरीके के जो छोटे मोटे पेड़ पौधे उग रहे हैं उनको अगर उखाड़ते नहीं रहे, उनकी वीडिंग अगर नहीं करते रहे, तो क्या होगा, फिर ये जो ललांग तरीके की टॉल ग्रासेस हैं और थिक अंडरग्रोथ है ये तुरंत से वहां पर उग जाएंगे, और वहां पर अगर हमने कोई क्रॉप वगैरह लगाई है तो वो फिर उसको नुकसान पहुंचाएंगे। In the same way, roads and railways constructed through the equatorial lands have to cut through forest, dense thickets and swamps, and those who build and maintain them
एनकाउंटर वाइल्ड एनिमल्स, पॉइजनस स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स। अब इन एरियाज में जो रोड्स और रेलवेज बन रही हैं वो भी कैसे बनेंगी, क्योंकि यहाँ तो पूरा जंगल ही जंगल है ना, और बहुत घने जंगल है। तो जो रोड्स बन रही हैं या रेलवेज बन रही हैं उनको इक्वेटोरियल लैंड्स के थ्रू बनाना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं वो जंगल के थ्रू जाएंगे, है ना। और वहाँ पर जो लोग उनको बना रहे हैं या जो लोग उनको मेंटेन कर रहे हैं उनको फिर जंगली जानवरों का या फिर जहरीले सांपों का, इंसेक्ट्स का, इन सब का सामना करना पड़ेगा। एक बार जब अगर ये रोडवेज और रेलवेज वगैरह बन भी जाती हैं तो इनको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मैनी रिमोट पार्ट्स ऑफ द अमेजन बेसिन, द कॉन्गो एंड बोर्नियो आर विदाउट मॉडर्न कम्युनिकेशन लाइन्स। इसीलिए अमेजन बेसिन के, कॉन्गो बेसिन के या जो बोर्नियो वाला एरिया है उसके जो रिमोट पार्ट्स हैं, रिमोट पार्ट मतलब जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर आज भी कम्युनिकेशन लाइन्स नहीं है, मतलब इस तरीके का आने जाने की कोई सुविधा वहाँ पर प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही चीज़ अगर एक बार बना दिया, पहले तो बनाने में मुश्किल, उसमें अलग पैसा लगेगा, लोगों की जान माल का नुकसान अलग है, और उसके बाद फिर एक दिक्कत ये कि बना दिया तो फिर मेंटेन करना मुश्किल है ना। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही हैं। तो इसलिए ऐसे रीजन्स में जो रिवर है दे आर द ओनली नेचुरल हाईवेज, यानी कि रिवर के थ्रू ही सिर्फ जो है थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पर रोड और रेलवेज वगैरह जो है वो डेवलप नहीं है। इसके बाद जो ट्रॉपिकल सॉइल है उसका रैपिड डिटोरिएशन हो रहा है, मतलब इट इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट ट्रॉपिकल सॉइल्स आर रिच, है ना। ये एक गलत धारणा है, एक मिसकंसेप्शन है कि जो ट्रॉपिकल सॉइल्स है वो बहुत ही अच्छी होगी। अगर उसको अपने वर्जिन अनटच्ड स्टेट में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहे होंगे, हैवी लीफ फॉल, पत्ते गिर रहे होंगे, है ना, और पत्तियों का डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा बैक्टीरिया के द्वारा। तो अ थिक मेंटल ऑफ ह्यूमस मेक्स द सॉइल फेयरली फर्टाइल, यानी कि अगर हम उसको शुरुआती स्टेज में देखें, मतलब जिस समय ये फॉरेस्ट बन रहा है उस समय देखें तो बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उन पत्तों का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फिर एक थिक ह्यूमस बन रहा है और उससे सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो रही है। अब दिस इज क्लियर फ्रॉम द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैवी क्रॉपिंग्स इन देयर न्यूली क्लियर्ड लडांग्स। अब उन्होंने क्या करा, मतलब जो ये चीज़ बेसिकली, मतलब हमें पता कैसे लगती है कि ऐसा हो रहा है, वो पता लगता है हमारे जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं उनके पैटर्न से, क्योंकि वो ऐसा ही करेंगे, है ना। किसी भी एक ज़मीन पर उगाएंगे, वहाँ की फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, कुछ समय के बाद फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो वहाँ से छोड़ के वो चले जाएंगे। अब वंस द ह्यूमस इज यूज्ड एंड द नेचुरल वेजिटेटिव कवर इज रिमूव्ड, द टॉरेंशियल डाउनपोर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो सारी की सारी बारिश जो होगी वो सारा का सारा जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है उसको बहा ले जाएगी, वॉश आउट कर देगी, और सॉइल जो है वो बहुत जल्दी डिटोरिएट हो जाएगी, डिटोरिएट रैपिडली विद सब्सिक्वेंट सॉइल इरोजन एंड सॉइल एम्पावरिशमेंट। सॉइल इरोजन होगा, सॉइल एम्पावरिशमेंट मतलब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो बह जाएंगे। तो वन में कोट द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एज एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ इट्स रिच वॉल्केनिक एशेस एंड द एनर्जेटिक लोकल पीपल। लेकिन इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है ना, जो जावा आइलैंड है वो एक एक्सेप्शन है, वो एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनिक रीजन्स हैं। तो वॉल्केनिक रीजन्स होने की वजह से वहाँ से क्या निकलती रहती है, वॉल्केनिक ऐश निकलती है, तो वो भी एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैसे हैं, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है, तो वो भी ये सारा का सारा जो काम है वो करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये एक एरिया जो है वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो इक्वेटोरियल रीजन होगा वहाँ पर यही चीज़ है कि शुरुआत में तो आप कह सकते हैं उसके जो वर्जिन फॉर्म है या जो अनटच्ड फॉर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस वगैरह होगा, लेकिन एक बार आप उसको यूज़ कर लें तो वो ज़मीन फिर एक तरीके से ख़राब हो जाती है। मलेशिया, सिंगापुर और ईस्टर्न ब्राज़ील में मच प्रोग्रेस हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड्स थ्रू सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड द विल ऑफ द पीपल टू सक्सीड। तो इन जगहों पे मलेशिया, सिंगापुर, ब्राज़ील में जो है कुछ इस तरीके की प्रोग्रेस वगैरह जो है वो करी गई है कि ट्रॉपिकल लैंड का डेवलपमेंट सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत, और लोगों की एक इच्छा है कि उन्हें सक्सीड करना है, उन्हें तरक्की करनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ लैंड वगैरह का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके बाद लुम्बरिंग और लाइव स्टॉक फार्मिंग में क्या तकलीफ आती है। लुम्बरिंग का मतलब आपको मैंने बताया था कि जब हम टिम्बर रिसोर्सेज के लिए पेड़ वगैरह काटते हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या कॉमर्शियल यूज़ के लिए पेड़ वगैरह काटते हैं, दैट इज नोन एज लुम्बरिंग। तो एज मेंशन्ड अर्लियर, दो द ट्रॉपिक्स हैव ग्रेट पोटेंशियल इन टिम्बर रिसोर्सेज, कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत मुश्किल है। क्यों है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ ट्रीज जो है वो 1 एकड़ के जगह पर पाए जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा जगह पर, मतलब इतनी कम जगह पर अगर इतनी ज़्यादा स्पीशीज या इतनी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाएंगी
तो आप उसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करेंगे कैसे, कॉमर्शियल यूज़ करेंगे कैसे, क्योंकि आपको सारे के सारे पेड़ तो चाहिए नहीं, आपको कुछ एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ के पेड़ चाहिए, तो आप उनको 200 पेड़ में या 200 प्रजातियों में ढूंढेंगे कैसे, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द ट्रीज डू नॉट अकर इन होमोजीनियस स्टैंड्स, ट्रीज जो है वो एक होमोजीनियस तरीके से नहीं पाए जाते। 200 प्रजातियां हैं एक ही एकड़ में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये होमोजीनियस नहीं होंगे, हाइड्रोजीनियस होंगे, है ना। और दूसरा क्या है कि देयर आर नो फ्रोजन सर्फेसेस टू फैसिलिटेट लॉगिंग। फ्रोजन सर्फेस का मतलब यहाँ पर कोई बर्फ से नहीं है, फ्रोजन का मतलब ये है कि अगर आप ये ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन देखेंगे तो यहाँ की जो ज़मीन है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग रहती है, पानी रहता है। और पानी होने की वजह से क्या है कि अगर मान लीजिए पेड़ को आप काटते भी हैं तो उस पेड़ को आप रखेंगे कहाँ, है ना, क्योंकि पेड़ के जैसे आपने लॉगिंग देखी है कि पेड़ काटते रहते हैं, एक के ऊपर एक उनका ढेर लगाते रहते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और दूसरी एक और प्रॉब्लम है कि जो ट्रॉपिकल हार्डवुड्स हैं जैसे मैगनी, एबनी हमने बताया था, आर समटाइम्स टू हैवी टू फ्लोट इन द रिवर्स, और वो इतने भारी होते हैं कि नदी में उनको जो है तैराया भी नहीं जा सकता, है ना। इवन इफ दीज फ्लो इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, यानी कि नदियां अगर डिजायर्ड डायरेक्शन में बह भी रही हैं तब भी हम उनमें इनको डाल के तैरा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। और इसकी वजह से इनका जो हॉलेज है, हॉलेज या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक तो पहले काटना मुश्किल, मतलब काटना एकदम मुश्किल, मतलब कि पहले तो ढूंढना मुश्किल, है ना, कि एक ही एकड़ में 200 प्रजातियां हैं, ढूंढना मुश्किल। ढूंढ भी लिया, काट भी लिया, तो काट के बाद लॉगिंग मुश्किल, रखे कहाँ, नीचे कोई ज़मीन ही नहीं है, पानी पानी है सारा। उसके बाद चलिए मान लीजिए ढूंढ भी लिया, काट भी लिया, अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल, क्योंकि इतने भारी है कि नदी में ये तैरेंगे नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम है ना। तो ये हो गया आपके लुम्बरिंग की बात। अब इसके बाद लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करें। लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब होता है जो पशुओं को पाला जाता है, पशुपालन, है ना, वो उसका क्या होगा। इज ग्रेटली हैंडीकैप्ड बाय एन एब्सेंस ऑफ मीडो ग्रास इवन ऑन दी हाईलैंड्स, क्योंकि आप पशुओं को अगर पाल रहे हैं तो उनको चारा खिलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैस्चर लैंड चाहिए, घास चाहिए। अब यहां पर घास के मैदान तो है ही नहीं, है ना। फ्यू एनिमल्स लाइक बुलक्स और बफेलोज आर केप्ट मेनली एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन, यानी कि कुछ ऐसे जानवर हैं, बुलक्स हैं, बुलक्स मतलब जो आपके ये बड़े बड़े क्या होते हैं, सांड वगैरह जो होते हैं, है ना, सांड वगैरह कह सकते हैं आप इनको, बुलक कार्ट वगैरह चलती है ना, बैलगाड़ी, बैल कह सकते हैं, सांड कह सकते हैं, या बफेलोज जो है, जो उसकी आपकी भैंस वगैरह है, उनको बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह, मतलब वो एक तरीके से बोझ की तरह वहां पर रख रहे हैं। देयर यील्ड इन मिल्क और बीफ इज वेल बिलो दोज ऑफ द कैटल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। अब उनका जो बीफ है, मतलब जो उनका मीट है या फिर जो वो मिल्क दे रहे हैं, वो टेम्परेट ग्रासलैंड के कैटल के मुकाबले भी बहुत कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। घास इतनी बड़ी है और इतनी कोर्स है कि दैट इट इज़ नॉट न्यूट्रिशियस। अब बड़ी बड़ी घास उग जाती है तो उसको बेचारा पशु जानवर जो है वो खाएगा कैसे, और वो न्यूट्रिशियस भी नहीं है ना। और अफ्रीका जैसे देश में बात करें तो वहाँ पर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, यानी कि जिन पशुओं को पाला जा रहा है, दे आर अटैक्ड बाय सित्सी फ्लाइज। ये एक तरीके की फ्लाइज होती हैं जिनसे एक बीमारी वहाँ पर हो रही है, दैट इज नगाना। ये एक डेडली डिजीज है जिससे अफ्रीकन कंट्रीज के या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग में भी प्रॉब्लम है कि घास नहीं है, बेचारे खाएंगे क्या, है ना। मिल्क का, बीफ का जो उनकी यील्ड है वो बहुत कम है, खाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, और ऊपर से बीमारियां भी उनको अलग हो रही हैं। तो लुम्बरिंग में अलग प्रॉब्लम है, लाइव स्टॉक फार्मिंग में अलग प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हरे भरे जंगल होने से ही काम नहीं होगा। अगर सिर्फ हरे भरे जंगल होने से ही सब कुछ बढ़िया हो जाता तो फिर ये जो रेन फॉरेस्ट इलाका था या जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट था या जो इक्वेटोरियल रीजन था, ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड या सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से सबसे बेटर होना चाहिए था। लेकिन आपने देख लिया कि यहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो हर चीज़ एक बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना जो है वो अच्छा नहीं है। ज़्यादा होना अच्छा है जब तक वो एक लिमिट में है, अगर लिमिट से ज़्यादा है तो फिर वो अच्छा नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ से पढ़ के आई थिंक समझ में आ गई हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर से हम लोग जो है अपना चैप्टर नंबर 16 उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, या मैं कहूँ कि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है, वही तरीके के चैप्टर्स, मतलब वही सारे तरीके का काम हमें इन आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करना होगा। तो चलिए अगले लेक्चर से हम लोग अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फुल कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो एड फ्री बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए वहाँ पर हम लोग फुल कोर्स में शॉर्ट नोट्स और कुछ क्विजेस जो हैं वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। टेक्निकल क्वेरी अगर आपको कोर्स परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में आती है तो support@okul.co पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।